लाश की बॉडी में मिला स्पर्म ही गुनहगार तक पहुंचने का एकमात्र साधन था, परंतु वह स्पर्म किसका था, यह पता लगाना बहुत ही कठिन काम था। नमस्कार, आज की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे पुलिस 12 साल बाद एक सीरियल किलर, एक सीरियल रेपिस्ट को पकड़ती है। जुलाई 2010 की एक सुहानी शाम, नेहा अपने इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट से वापस लौट रही थी। अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए वो बस साइड के नीचे चली जाती है। वह अभी बारिश रुकने का इंतज़ार कर ही रही होती है कि उसके पीछे से आकर एक पत्थर लगता है और वो बेहोश हो जाती है। नेहा अक्सर 8:30 बजे तक घर लौट आती थी। उस रात जब वो 9 बजे तक घर नहीं लौटी तो उसके पिता चिंतित होकर उसे फ़ोन करने लगे। 10-12 बार रिंग करने के बाद जब फ़ोन उठाया गया तो पिता ने चिंतित होकर पूछा, बेटा तुम कहाँ रह गए, अभी तक आए क्यों नहीं? तो उधर से आवाज़ आई, बारिश से मेरी स्कूटी बंद हो गई तो मैं बस स्टैंड पर खड़ी हो गई। तू वहीं रुक, मैं आता हूँ, कहकर वह जल्दी से टैक्सी स्टैंड के लिए रवाना हो गए। जल्दबाजी और घबराहट में उन्होंने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि आवाज़ किसकी है और कौन बोल रहा है। जब वे टैक्सी स्टैंड पहुंचे तो वहां पर नेहा की स्कूटी खड़ी थी और स्कूटी के पास में खून लगा था। किसी अनहोनी की आशंका से डरे हुए वो फटाफट वहां से जंगल के रास्ते की तरफ चल दिए। नेहा, मेरी बेटी नेहा, कहाँ हो, कहते हुए जंगल में आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्हें नेहा की लाश दिखाई दी। लाश पर एक भी कपड़े नहीं थे। लाश पर जगह जगह काटने और नाखूनों के निशान थे और उसके साथ हैवानियत हुई थी, ये साफ पता चल रहा था। किसी तरह कपड़े में लपेटकर वो उसे नज़दीक के हॉस्पिटल की तरफ लेकर भागी, पर हॉस्पिटल आने पर पता चला कि नेहा की सांसें थम चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि पहले नेहा के सिर पे वार किया गया, फिर उसके साथ हैवानियत की गई और उसके बाद फिर उसका गला घोंटकर हत्या कर दी गई। पुलिस का पहला शक नेहा के दोस्तों पर गया, इसलिए उन सभी के ब्लड सैंपल लिए गए ताकि उनके डीएनए को मैच कराया जाए। जब डीएनए में कुछ नहीं निकला तो उनके नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग भी की गई, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं निकला। उसके बाद पुलिस ने शहर के 500 कुख्यात बदमाशों का डीएनए टेस्ट करवाया, लेकिन वहाँ पर भी कोई डीएनए मैच नहीं हुआ। पुलिस ने अपने खुफिया नेटवर्क का भी सहारा लिया, पर उससे भी कोई बात न बनी। धीरे धीरे साल बीतते गए और केस ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। घटना को 12 साल बीत चुके थे। 12 जनवरी 2022 को चंडीगढ़ के मल्या थाना के पुलिस के पास में फ़ोन आता है कि मनदीप कौर नाम की एक औरत जो कल रात से गायब थी, उसकी लाश जंगलों में नग्न अवस्था में मिली है। पता चला कि कल यानी कि 11 जनवरी 2022 को महिला और उसका पति सेक्टर 38 की मार्केट में शॉपिंग करने के लिए आए थे। महिला ने खूब सारे कपड़े खरीदे और पति के पास पैसे कम पड़ गए। महिला के पति का भतीजा पास के ही सोसाइटी के फ्लैट में रहता था और आदमी उससे कैश लेने के लिए स्कूटर से चला गया था महिला को दुकान पे छोड़कर। जब वह दुकान पर वापस लौटा तो महिला वहाँ से गायब थी। दुकान वाले से पूछने पर उसने बताया था कि महिला ने कहा कि अब उससे इंतज़ार नहीं होता और वह अपने आप घर चली जाएगी। पोस्टमार्टम करने वाली सीएफएसएल टीम ने एसएसपी कंवरदीप कौर को बताया कि इस हत्या में वही पद्धति अपनाई गई है जो 12 साल पहले अपनाई गई, यानी कि पहले महिला के सिर पर किसी भारी चीज़ से हमला किया गया। जब वो बेहोश हो गई तो उसके साथ में क्रूरता की गई, बलात्कार किया गया और बाद में उसका गला दबाकर हत्या कर दी गई। इस बार भी लाश पास के जंगलों में मिली थी, यानी कि हो ना हो अपराधी वही है। एसएसपी कुंवरदीप कौर ने अपने सक्षम अधिकारियों की एक टीम बनाई और कहा कि जो करना है करो, लेकिन अपराधी बचना नहीं चाहिए, अन्यथा फिर कोई महिला खतरे में पड़ जाएगी। नेहा और मनदीप कौर के केस की समानता यह तो बताती थी कि अपराधी एक ही है, पर अपराधी कौन है ये पता लगाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। वो पहले ही 500 से अधिक अपराधियों को खंगाल चुके थे और वहाँ से उन्हें निराशा मिली थी। लिहाजा पुलिस ने एक नए ढंग से तफ्तीश करने का फैसला किया। इस बार उन्होंने आसपास रहने वाले रेहड़ी वाले, रिक्शा वाले, ऑटो चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले, अकेले रहने वाली किराएदारों और अविवाहितों को चिन्हित करना शुरू किया। पुलिस वाले एक हेल्थ सेक्टर में काम करने वाली
एनजीओ के डॉक्टर बनकर घर घर जाने लगे और वहाँ के पुरुषों से ब्लड डोनेट करने की अपील करने लगे, ताकि ब्लड के ज़रिए लोगों का डीएनए प्राप्त किया जा सके और डीएनए से अपराधी तक पहुंचा जा सके। इसी सिलसिले में वह सेक्टर 38 की पीछे बनी झुग्गियों में रहने वाले एक लड़के के पास पहुंचे। लड़के का नाम मोनू था। जब वह उसके घर पहुंचे तो वह टॉयलेट में बैठा हुआ था और उसकी माँ बाहर डॉक्टरों से मिली। महिला डॉक्टरों की बात से प्रेरित हुई और कहा कि उसका बेटा ब्लड डोनेट करने आ जाएगा और वो टॉयलेट में है, वो उनसे अभी मिल लेगा। डॉक्टर बनी पुलिस को लगभग 40 मिनट तक इंतज़ार करना पड़ा। उन्हें उस वक्त ज़्यादा शक तो नहीं हुआ, पर थोड़ी सी हैरानी ज़रूर हुई और उन्होंने पूछा कि क्या मोनू को कोई बीमारी तो नहीं है? अधिकतर तो ये 10-15 मिनट में निकल आता है, पर आज न जाने इसे क्या हुआ है। आजकल के लड़के बाहर का भी तो बहुत ज़्यादा अनाप-शनाप खाते हैं, कहकर बुढ़िया बै 40 मिनट बाद जब वह बाहर निकला तो डॉक्टर बनी पुलिस ने उसकी तबीयत पूछी और उससे ब्लड डोनेट करने के लिए कहा। वह ज़रूरी काम और तबीयत का बहाना बनाकर वहाँ से निकलना चाहता था, पर चालाक पुलिस वालों ने उसे वहाँ से निकलने न दिया और उसे इस बात के लिए राज़ी कर लिया कि वह उसके ब्लड के ज़रिए उसका फ्री टेस्ट कर देंगे और ये पता लगाएंगे कि उसको कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरह लगभग 300 लोगों के ब्लड रिपोर्ट के लिए लैब में भेजे जाते हैं, जिनकी फाइनल रिपोर्ट आने में अप्रैल 2024 का वक्त आ जाता है। मनदीप कौर की बॉडी पे पाए गए डीएनए से राहुल का डीएनए मैच हो जाता है और पुलिस एक बार फिर उसकी झुग्गी पर दबिश देती है। राहुल उन्हें देखते ही पहचान लेता है कि यही लोग पहले डॉक्टर बन के आए थे। वह अपनी माँ से कहता है कि माँ, मेरे लिए रोटी बना दे, शायद अब तेरे हाथों की रोटी खाने का दोबारा मौका ना मिले। पुलिस वाले उसे रोटी खाने देते हैं और फिर उसे अपने साथ ले आते हैं, जहाँ पर वो अपना गुनाह कबूल करता है। वह पुलिस को बताता है कि उसने नेहा और मनदीप के अलावा 19 सितंबर 2008 को हिमाचल के चंबा में भी ऐसी एक घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस चार्जशीट बनाकर मोनू को कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। काश मोनू 2010 में पकड़ लिया गया होता तो शायद मनदीप कौर और चंबा की उस लड़की की जान बच गई होती। पर जो भी हो, देर आए दुरुस्त आए। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।